हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। संज्ञा से अव्यय तक 8 पाठ हमने पढ़े हैं। 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें हम 184वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे, जो कि संज्ञा से अव्यय तक पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। दोस्तों, विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। जो शब्द बदल जाते हैं उन्हीं को विकारी शब्द कहते हैं, जो कि 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो बदलते नहीं है उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उसमें निपात को भी शामिल किया जाता है। इन सभी भेदों से संबंधित हम संज्ञा से अव्यय तक पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसका 9वां पार्ट है। 184वां प्रश्न है: संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? यदि संज्ञा पद है और उसका हमें पद परिचय देना है तो हमें इनमें से कौन सा बताना आवश्यक नहीं है? तो विशेष्य बताना आवश्यक नहीं है, कारक, वचन और लिंग बताना आवश्यक है। संज्ञा पद का परिचय देते समय विशेष्य बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संज्ञा पद ही विशेष्य होता है, इसलिए उसका विशेष्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी संज्ञा जो पद होता है उसको ही विशेष्य कहते हैं, और जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे राघव सुंदर है, अब राघव संज्ञा है, राघव की विशेषता बताई गई है, तो राघव विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। 185वां प्रश्न है: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? सही उत्तर है डी, वह है जो बदलता नहीं है, विस्मयादि बोधक शब्द है। वह शब्द अविकारी है जिस शब्द में वचन, लिंग, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है। रूपांतर, रूप धनांतर, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जब, तब, अभी, उधर, वहां, आहे, ठीक इत्यादि। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनको अव्यय भी कहते हैं। इनका रूप किसी प्रकार से बदलता नहीं है, इनका व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होते हैं, इसलिए इनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो बुद्धिमत्ता भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसमें बुद्धिमान विशेषण शब्द है, जिसमें ता, तद्धित, तद्धित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बुद्धिमत्ता भाववाचक संज्ञा है, जो बुद्धिमान विशेषण के बाद में ता, तद्धित प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। 187वां प्रश्न है: कौन सा शब्द विशेषण है? चचेरा विशेषण शब्द है। चचेरा शब्द विशेषण है, इसमें चाचा संज्ञा में एरा प्रत्यय लगाकर चचेरा शब्द बना है, शेष विकल्प तर्क संगत नहीं है। तो चाचा से चचेरा शब्द बना है, जो कि एक विशेषण शब्द है। 189वां प्रश्न है: वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो इसमें ऊपर नीचे जो पद है ये अव्यय पद है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद ऊपर नीचे है, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरस्कार इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। 190वां प्रश्न है: मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? तो सी, जो अच्छा शब्द है ये क्रिया विशेषण पद है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद अच्छा है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अच्छा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के गुण, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, गुण, दोष आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
191वां प्रश्न है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो आर्थिक विशेषण शब्द है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में आर्थिक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को या शब्द को विशेषण कहते हैं। 192वां प्रश्न है, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल है। सही है सी, संदिग्ध भूतकाल। उसने कविता पढ़ी होगी, बीते समय का बोध हो रहा है, लेकिन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ऐसा भी बोध हो रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल है। उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य संदिग्ध भूतकाल का है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। आसन भूतकाल क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। संदिग्ध भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें बीते समय में कार्य हुआ या नहीं हुआ। बीते समय में कार्य हुआ या नहीं हुआ उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति बीते समय में अभी अभी हुई है, उसको आसन भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, काफी समय बीत गया है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, वह आया था। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जो बीते समय में क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई हो और बीते हुए उसको बहुत समय हो गया हो, काफी समय हो गया हो, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जैसे मोहन आया, सीता गई। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिससे बीते समय में किसी विशेष समय का हमें बोध ना हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया कब संपन्न हुई उसका यदि बोध स्पष्ट रूप से हमें नहीं होता है बीते समय में, तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। 193वां प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो बी, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, यह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि वह वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जिसके माध्यम से जुड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी वाक्य में वह सर्वनाम शब्द जो अन्य पदों को जोड़ने का काम करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 194वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। कौन सा है? डी, गंभीर विशेषण शब्द है। दिए गए शब्दों में गंभीर विशेषण शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं और उनकी विशेषता यदि बताई जाती है तो उन संज्ञा और सर्वनामों को विशेष्य कहते हैं क्योंकि उनकी विशेषता बताई जाती है। और उन संज्ञा या सर्वनाम की जिसे विशेष्य कहते हैं, विशेषता जिस शब्द के माध्यम से बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाले को विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सही है, इधर उधर। वह इधर उधर घूमती रहती है, इस वाक्य में इधर उधर अव्यय पद है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। उपयुक्त वाक्य दिशावाचक अव्यय है।
क्योंकि इससे दिशा का बोध होता है, जैसे इधर उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार आदि। जिन शब्दों का रूप बदलता नहीं है उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। 196वां प्रश्न है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? तो क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है। यदि विशेषण पद का परिचय पूछ लिया जाए तो विशेष्य बताएंगे, लिंग के बारे में बताएंगे, वचन के बारे में लिखेंगे। विशेष्य पद का परिचय देते समय क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है 197वां, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। इस वाक्य में दौड़ भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, क्योंकि दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक संज्ञा बना है। तो दौड़ एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय जोड़ने से होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय के बाद में प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दौड़ भाववाचक संज्ञा है और दौड़ना क्रिया है। 198वां प्रश्न है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। इसमें विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद कौन सा है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है? तो इसमें कुछ जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। वाक्य में कुछ क्रिया विशेषण पद है, क्योंकि ये पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो पाक्षिक विशेषण शब्द है। दिए गए शब्दों में पाक्षिक विशेषण शब्द है या पक्ष, संज्ञा, विशेष्य तथा एक प्रत्यय लगा करके पाक्षिक विशेषण शब्द बना है। पाक्षिक विशेषण शब्द है जो कि एक संज्ञा शब्द से बना हुआ है। पक्ष एक संज्ञा शब्द होता है जिसको विशेष्य कहते हैं। पक्ष के बाद में एक प्रत्यय लगा तो पाक्षिक एक नया शब्द बना जिसे विशेषण कहते हैं। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लिटाना, बुलाना और जगाना ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिटाना, जगाना, बुलाना, दिलाना, लिखाना और पिलाना। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दास्तव किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। दास्तव भाववाचक संज्ञा शब्द है, पद है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा करके होता है। यहाँ दास्तव में दास जातिवाचक संज्ञा है जिसमें तव प्रत्यय लगाकर दास्तव भाववाचक संज्ञा बना है। भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता है। तो दास्तव भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय के बाद में प्रत्यय लगा करके किया जाता है। दास संज्ञा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है।
तो प्रत्यय लगा तो दास तो एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। भाववाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ये प्राय बहुवचन नहीं होती हैं, एक वचन होती है। 202वां प्रश्न है, वह पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? बी अनिश्चित संख्यावाचक है। सब पेड़ में, सब पेड़ दो पद हैं, इनमें से जो सब पद है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। सब पेड़ में सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है, क्योंकि यहाँ सब शब्द पेड़ की कोई निश्चित संख्या नहीं बता रहा है। वे वस्तुएं, चीजें जिनको हम गिन सकते हैं संख्यावाचक विशेषण में आती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, नाप तोल और माप सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। तो पेड़ गिने जा सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, लेकिन पेड़ों की यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? इसमें पदबंध कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले ये सभी पद हैं, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं? पदों का वह समूह है जो अर्थ तो बताए लेकिन पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराता है, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। तो पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, पहले से बहुत धीरे, ये जो पदों का समूह है, ये पदों का समूह है, क्रिया की विशेषता बताने वाला है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये हमेशा क्रिया के पहले प्रयुक्त होते हैं। विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय में क्या आता है? क्रम व क्रिया। विधेय के अंतर्गत क्रम व क्रिया आता है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो भेद होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वो उद्देश्य होता है और इसमें कर्ता का विस्तार होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता व कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। और आगे जो वाक्य में बचा हुआ क्रम और क्रिया, उसको, और क्रिया और क्रम व क्रिया व क्रम के विस्तार को विधेय कहते हैं। 205वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो परिमाण बोधक नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये अव्यय के भेद होते हैं 4। परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के प्रभाव वश कोई विकार उत्पन्न न हो, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके मूलतः 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जो पद या शब्द बदलते नहीं है उनको अव्यय या अविकारी कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के भेद के लिए किया जाता है। कुछ हिंदी व्याकरणों द्वारा, यानी व्याकरणों, हिंदी व्याकरण के जो ज्ञाता हैं उनके द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेद के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के निम्न भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ हिंदी के व्याकरण संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेदों के लिए करते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? तो जो सौतेला है, सौतेला शब्द है, ये विशेषण शब्द है। सौतेला भाई, जबकि मेजपोश, मिठास और सरलता ये तीनों संज्ञाएं हैं। सौतेला विशेषण है, मेजपोश, मिठास और सरलता संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कौन, कोई, उसने सर्वनाम शब्द है, 10 गुना नहीं है। 10 गुना शब्द सर्वनाम नहीं होकर के विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, विशेषण है 10 गुना। कौन, कोई, उसने तीनों सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो क्रिया का। काल का निर्धारण वाक्य में किसके द्वारा होता है? सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? क्रिया का। हिंदी में काल निर्धारण में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में हमें काल का निर्धारण करना है तो काल के निर्धारण में जो क्रिया शब्द होता है, पद होता है, वो काल का निर्धारण कराने में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है। रचना व क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रम है, जिस क्रिया के साथ क्रम है सकर्मक और क्रम नहीं है तो अकर्मक। 210वां प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है भाववाचक संज्ञा? तो गरीबी भाववाचक संज्ञा शब्द है। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। गरीब एक विशेषण शब्द है। गरीबतम विशेषण की उत्तम अवस्था है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो गरीबी भाववाचक है। गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है। गरीब एक विशेषण है और गरीबतम विशेषण की एक अवस्था है जो कि उत्तम अवस्था है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था जो कि मूल अवस्था होती है उसको मूलावस्था कहते हैं। 2 में एक को श्रेष्ठ कम बताया जाए उत्तरावस्था होती है। अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए उत्तम अवस्था होती है। 211वां प्रश्न है, मजदूर मालिक के यहां रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यहां, तो ये संबंध सूचक अव्यय है। यहां जो पद है ये संबंध सूचक अव्यय है। मजदूर मालिक के यहां रहता है, इस वाक्य में रेखांकित पद संबंध सूचक अव्यय है। जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहां पर संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय होता है। जैसे कमरे के बाहर सामान रखा हो। तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले जो अव्यय पद होते हैं वे संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए न। तो यहां पर कौन सा पदबंध है? तो यहां पर क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि आप सो जाइए, लेकिन सोएंगे कब? खाना खा लिया हो तो यहां पर खाना खा लिया हो तो जो पदों का समूह है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। 213वां प्रश्न है, ये कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह जो सर्वनाम शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम और शब्द आप निजवाचक सर्वनाम होता है, मैं तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। 214वां प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम पद है? तो यहां पर वह सर्वनाम पद है। दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण, राधा विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुंदर विशेषण शब्द है।
215वां प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। ए संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में किसी शब्द का हमें लिंग निर्धारण करना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तीनों असंगत है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम 216वां प्रश्न, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो रहीम एक का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गंगा, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह तो घर रिक्त स्थान बैठा था, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। तो डी, वह तो घर के भीतर, वह तो घर के भीतर बैठा था। और के भीतर जो अव्यय शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि के भीतर जोड़ने का काम कर रहा है। वह और घर, इन दोनों को सर्वनाम और इस संज्ञा को जोड़ने का काम के भीतर कर रहा है, तो इस संबंध बोधक अव्यय है। दिए गए रिक्त स्थान में संबंध बोधक अव्यय के भीतर भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, वह तो घर के भीतर बैठा था। तो यहां पर जो के भीतर है ये संबंध का बोध करा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। मत, मत पद है, इसका परिचय पूछा जा रहा है। तो मत निषेधवाचक अव्यय है, मनाही की जा रही है। आप वहां मत जाइए, वाक्य में रेखांकित शब्द निषेधवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है 219वां प्रश्न, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो सही है डी, मेहुल का घर आलीशान है। मेहुल का घर आलीशान है विधेय विशेषण है। मेहुल का घर आलीशान है, इस वाक्य में आलीशान विधेय विशेषण है। वे विशेषण जो विशेष्य से पूर्व आते हैं उन्हें विशेषण, तथा जो विशेष्य के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले आ गया तो उसको विशेषण कहते हैं, और यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद में आकर के उसकी विशेषता बताता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के विशेषता बताए, और विधेय विशेषण उसे कहेंगे जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर के विशेषता बताए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 220वां प्रश्न, जो कि संज्ञा और अव्यय का, संज्ञा से अव्यय तक जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित हैं, उनका अंतिम प्रश्न है 220वां प्रश्न है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में जो पदों का समूह है ये संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण में से कौन सा है? तो यह है संज्ञा पदबंध। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तीनों असंगत पदबंध दिए गए हैं। तो पुरस्कार पाने वालों में जो पदों का समूह है ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संज्ञा की जगह काम आ रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध है। यानी पुरस्कार पाने वालों में पदों का जो समूह है ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये पदों का समूह है, संज्ञा पदबंध है। तो दोस्तों, संज्ञा से अव्यय तक पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित जिनका हमने अध्ययन किया है, अवश्य ही आप इनका अच्छी तरह से रिवीजन करें।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हमारे जो किसी प्रकार के डाउट होते हैं वो दूर होते हैं। किसी प्रकार से असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं तो वो भी असमंजस की स्थिति भी दूर होती है। तो अवश्य ही वीडियो को एक बार दो बार देखें। अपने जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी कोई वीडियो या प्लेलिस्ट शेयर अवश्य करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का फायदा हर किसी प्रतियोगी को मिले। थैंक यू।